हेलो स्टूडेंट। मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ है जिसके अंदर पेपर चल रहा है सीओवी एंड स्पेशल फंक्शन फेस्टी यानी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन फेस्टी। और इसके अंदर आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की एक यूनिट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने दो प्रकार की प्रॉब्लम पे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हमारे पास तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम्स है आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पहले सेमेस्टर का पेपर 6 है और यूनिट सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला लेक्चर नंबर 1 हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करें तो इससे पहले हमारे पास इसका जो ऑफिशियली सिलेबस है वैसे दिया हुआ है कि यूनिट का नाम तो है ही कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। पहली वाली यूनिट भी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन थी और ये सेकंड वाली यूनिट है ये भी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन है। सिलेबस में है हमारे पास फंक्शनल से डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फंक्शनल से डिपेंड ऑन द फंक्शंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये हमें सिलेबस पढ़ना है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फंक्शनल से डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और साथ साथ इसके अंदर आयलर और लांगराज साइंटिस्ट मदद करेंगे। फंक्शनल्स डिपेंड ऑन द फंक्शंस ऑफ ए मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना हिस्सा हम एक बार पढ़ेंगे। फिर वेरिएशनल्स प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये हिस्सा हमें बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो पहला वाला पार्ट है इसके हमारे पास लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 2 3 4 5 वीडियो कम से कम पक्के बनेंगे। ठीक है भाई, 4 से 5 वीडियो हमारे पास इसके बन जाएंगे। फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म। वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म इसके भी कम से कम हमारे पास 2 लेक्चर्स बन जाएंगे, 6 और 7 या 8। एक दो और एक्स्ट्रा बन जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। किसी का वॉच टाइम 90 मिनट का चला जाएगा, किसी का 70 मिनट का 80 मतलब 70-75 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन हमारा निकलेगा। तो ये जो सेकंड यूनिट है इसका सिलेबस आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल्स डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शनल डिपेंड ऑन द फंक्शंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिलेबस है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फंक्शनल्स डिपेंड ऑन और इस पे जो फोकस रहेगा वो हमारे पास आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स को लेके रहेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फंक्शनल्स डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हेडिंग डालिएगा आप फंक्शनल्स डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ही बात है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहा है, ये बोल रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उससे रिलेटेड हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए इसको टॉपिक लगा के कि वेरिएशनल प्रॉब्लम 14.07 का है जो जेपीएस की बुक में पेज 470 के ऊपर है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कितने सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे कि इनके नाम बार बार बदल के आ रहे हैं, इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इतना तो पता चल गया ना, वेरिएशनल प्रॉब्लम लिखो या सीओवी लिखो, यानी कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो वैसे तो मैं इसको लास्ट लेक्चर्स में इसे छोटे छोटे डिटेल से बता चुका हूँ, फिर भी देख लेना हमारे पास 3 टॉपिक्स ही चल रहे हैं जो मेजरली हमारे पास आ रहे हैं। वेरिएशनल प्रॉब्लम, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सेवरल पहला आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर दूसरा टॉपिक भी सेम ही आता है, वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल, वो आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर किया है और उसका एक एग्जांपल और एक क्वेश्चंस वगैरह सीखा था। आज आ गया हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज हमारे पास क्या आ गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स।
इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं, बाकी बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ईजी है। इन तीनों वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले हम सिंगल वेरिएबल के लिए, मतलब सेवरल डिपेंडेंट थे पर सिंगल वेरिएबल के लिए हम ये सीख चुके हैं, जिस एक्सरसाइज में हमने आयलर लाग्रांज उसका अल्टरनेटिव और इसके स्पेशल केसेस वगैरह पढ़े थे, कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे पास ये आता है x1 से x2 एफ ऑफ एक्स वाई डैश इंटू डी एक्स, एक्स वाई डैश इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहे हैं। पीछे वाले लेक्चर्स नंबर 7 में, सॉरी लेक्चर्स नंबर 8 में इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर लेक्चर 7 में पैरामेट्रिक इक्वेशंस आई थी। पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसकी आएगी भाई, ध्यान रखना, वो सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल की ही पैरामेट्रिक इक्वेशंस आएगी, जिसका हमने एक लेक्चर्स नंबर 7 में वो एग्जांपल के माध्यम से उसे सीखा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स नंबर 6 के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स नंबर 6 के अंदर। ये हम अब प्रेजेंट लेक्चर्स नंबर 9 में सीखेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 था वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। लेक्चर 1 था वो बेसिक था, किसके बारे में, COV के बारे में, कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस क्या होता है। फिर लेक्चर्स नंबर 2, 3, 4 और 5 किसको समर्पित थे, ये एक्सरसाइज 14.1 को, जिसमें हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन, उसके अंदर हमने स्पेशल केसेस वगैरह और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से लिए थे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लेक्चर्स वाइज। अब आपने लेक्चर नंबर 6 में देखा वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, और यहाँ जो y डैश है, वेयर y डैश इज इक्वल टू क्या है, dy बाई dx, वेयर y डैश इज इक्वल टू क्या है भाई, dy बाई dx। ठीक है, समझना, डिपेंडेंट है ऊपर वाला वेरिएबल, इनडिपेंडेंट है नीचे वाला वेरिएबल। तो पहले हमने जब लेक्चर नंबर 6 में डिपेंडेंट किया था, तो यहाँ हमने बहुत सारे डिपेंडेंट चेंज किए थे। जैसे हमने यहाँ लिखा था y1, y2, फिर डैश 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 से yn। ठीक है, अक्स चेंज होगा नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये x1 x2 ये f है, अक्स चेंज होगा नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा y1 y2 डैश 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 yn, फिर ऊपर y1 डैश से y2 डैश से डैश 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 से yn डैश से इंटू dx। ये हम लेके चले थे सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, फिर हमने इसको 2 तक रोका था, वो अलग बात है। हमने 2 तक रोक के एक को हमने बोल दिया था yx और दूसरे को हमने बोल दिया था zx। तो 2 तक रोका, उसका क्या आया, रिजल्ट आया x1 से x2 f है, x एक को बोला y, दूसरे को z, तो y डैश हो रही z डैश इंटू dx। ठीक है, तो ये पहचान हमारे पास है सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल की होगी। फिर हमने लेक्चर 7 में इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन सीखी, वो मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि साथ साथ हमारे पास कंपैरिजन होता चले। अब लास्ट लेक्चर 8 के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलने थे। आज हमें इंडिपेंडेंट लेके चलना है। तो डिपेंडेंट तो ऊपर वाला y है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट x है। तो इसको हमने क्या लिखा था, y ऑफ x, और y की बजाय हमने ऐसे ही z लिख लिया था। तो x1 x2 से लेके xn। तब आपको पता है अब की बार ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट x है, तो यहाँ भी लिमिट x की लगी हुई है, तो ये भी चेंज होंगी, पहली एक, दूसरी एक, डैश डैश डैश, ये nv। फिर x1 x की जगह क्या लिखोगे, x1 x2 से लेके xn। फिर y की जगह हमने ऐसे z माना है, और इसमें आ जाएगा डेल z बाई डेल x1, डेल z बाई डेल x2, डैश 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 डेल z बाई डेल xn, फिर ब्रैकेट बंद, और यहाँ आ जाएगा dx1 इंटू dx2 इंटू डैश 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 dxn। ठीक है, ये हमने सीखा था लास्ट ईयर, और इनकी लिमिट नहीं दी थी, डी लगा लेंगे, डोमेन से काम चला लेंगे। आज हमारे पास क्या आएगा, देखो आज हमारे पास क्या आएगा कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में चल रहा है। टॉपिक यही है हमारे पास कि वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल। आज आ गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब ये रहा देखो y डैश। अरे y डैश एक प्रकार से यहाँ किसका काम कर रहा है, डेरिवेटिव्स का काम कर रहा है। y डैश हमारे पास किसका काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव्स का। तो आज का टॉपिक है वो वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, आज हमें हायर ऑर्डर पे चलना है, मतलब y डैश के बाद y डबल डैश आना चाहिए, y ट्रिपल डैश आना चाहिए, y एन डैश आना चाहिए। तो आज हमारे पास क्या आएगा, y ऑफ
आई वाई ऑफ, पहले बताओ यहाँ इस साइड में मैं क्या लिखूं, आई वाई ऑफ है, अक्स ही ले रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें y को नहीं छेड़ना है, आज हमें हायर ऑर्डर पे चलना है, y डैश y। हालांकि मैं लिखवाऊंगा इसे अच्छे से, एक बार समझा रहा हूँ कंपैरिजन में कि y को चेंज नहीं करना, y डैश के आगे y डबल डैश y ट्रिपल डैश पे चलेंगे। तो आई वाई ऑफ एक्स तो आ गया ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन से ध्यान देना, y को चेंज करेंगे, y नहीं y डैश को चेंज करेंगे तो लिमिट भी x1 से x2 ऐसी की ऐसी, ये आ जाएगा फंक्शन से f ऑफ x ऐसा कैसा, y ऐसा कैसा। अब ये y डैश तो है ही, सेकंड क्या आ जाएगा, और हाइयर चलेंगे y डबल डैश, और हाइयर चलेंगे y ट्रिपल डैश, चलते चलते y एन डैश आ जाएगा, चलते चलते y डैश आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा dx, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेवरल हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो वेरिएशनल्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है भाई, इन्वॉल्विंग सेवरल वेरिएशनल्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस में कंपैरिजन हो गया। मतलब अगर किसी क्वेश्चंस में आपको y डैश के बाद जैसे ही y डबल डैश दिखता है या y ट्रिपल डैश दिखता है या और आगे हाइयर पावर दिखती है तो समझ लेना ये हमारे पास क्वेश्चन है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में आपको z x1 x2 दिख रहा है तो समझ लेना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हैं। ऐसे आपको लेफ्ट साइड से पहचान होगी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। हाँ, यहाँ क्या दिक्कत है, इसके अंदर भी ये सेम है। देखो यहाँ क्या दिक्कत है, इसके अंदर आई वाई एक्स सेम है, यहाँ भी आई ऑफ वाई ऑफ एक्स ही सेम है। तब ये जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो तो डैश तक जाके रुक जाएगी। आज ही हमारे पास क्या चलेगी, हाइयर ऑर्डर डबल डैश ट्रिपल डैश, यानी डैश तक रहेगा क्वेश्चन तो पहली वाली एक्सरसाइज की तरह करेंगे। जैसे डैश छोड़ के हाइयर में घुस जाता है डबल डैश ट्रिपल डैश फोर डैश तक ही, तो हम इसमें आ जाएंगे वेरिएशनल्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो चलो ये तो एक क्वेश्चन का पैटर्न था। आंसर्स कैसे क्या करते थे इसके, तो एक तो इसका सॉल्यूशन था, इसके सॉल्यूशन में कौन आता था भाई, आयलर लाग्रांज। देखो ये तो फिक्स है, सभी के अंदर यही फिक्स है, आयलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला होता था, फिर हमारे पास उसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता था, फिर इसका एक सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड होता था, फिर उसके अंदर चार स्पेशल केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई चलते थे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने क्या किया, तो हमने वही लगा दिया ऐसे डेल डी बाई डी एक्स, तो दो लेके चले तो एक बार तो आ गया डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल एफ बाई डेल वाई, और एक बार यहाँ जेड आ गई, एक वाई लेके चले एक जेड लेके चले, ये इसका सॉल्यूशन था। फिर हमने लास्ट ईयर पैरामीट्रिक का एक अलग ऑप्शन है, उसमें एक पैरामीटर टी के रूप में ढालना, तो वो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया था, तो यही हमारे पास आयलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट उसका नाम क्या दे दिया गया, ऑस्ट्रोग्रेड स्काई इक्वेशंस, है ना, ऑस्ट्रोग्रेड से स्काई इक्वेशन। तो आज हम जो सॉल्यूशंस करेंगे वो आएगा आयलर पॉइजन, ठीक है भाई। आज जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आयलर पॉइजन से इक्वेशंस। क्या आएगा भाई हमारे पास, आयलर पॉइजन से इक्वेशंस, ठीक है। तो मतलब हाइयर ऑर्डर के लिए आयलर पॉइजन साथ आ जाएंगे, और ये सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ऑस्ट्रोग्रेड्स की इक्वेशंस आ जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये दो चलेंगे सेम, मतलब लगभग आयलर इक्वेशन जैसी है, बस एक बार y के लिए चल पड़ेगी, एक बार ये z के लिए चल पड़ेगी। और ये वाले लेक्चर्स आपको बताने की जरूरत नहीं, अब तक आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया होगा। स्पेशल केसेस कभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कभी इंडिपेंडेंट ऑफ y वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने आमने सामने रख दिए। यहाँ तक हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशनल्स प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो गई, दो और बचेंगी जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी, ठीक है। अभी भाई COV पूरा नहीं हुआ, मैंने पहले ही बता दिया, COV एक बड़ा पार्ट है, पर हम इसको लगभग 70-80% तक इसको पूरा पढ़ लेंगे। तो अभी तक हमारे पास इसी टॉपिक के साथ ही 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आज के इस लेक्चर्स के साथ। फिर भी इस क्वेश्चंस में आगे मिक्सिंग रहती है,
जिसके अंदर हम आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और आइसोपेरीमेट्रिक की कंडीशंस, मतलब आगे आने वाले 2 और लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपकी यूनिट में चाहे कैसे भी क्वेश्चंस घूम के आ जाए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ तक छोड़ दोगे तो एक क्वेश्चंस की आपको रिस्क रहेगी। 10 नंबर का तो मिल जाएगा, इससे कोई डाउट नहीं है, बट दूसरे 10 नंबर का मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर्स नंबर 9, इसके बाद कम से कम 2 लेक्चर्स तो आप देख के ही जाओगे, तो वहाँ तक यूनिट हमारे पास फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास वेरिएशनल्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। कैसे लिख लें इसको, आई वाई ऑफ एक्स, है ना भाई, कैसे लिख लें इसको, आई वाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन से x1 से x2 और ये एफ, ये आ जाएगा x, ये y और y डैश। यहाँ तक आता तो अपने पास एक्सरसाइज 14.1। अब जैसे ही हायर ऑर्डर में चले y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, डैश 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 y n और इनटू में dx, इनटू में dx। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस बन गया एक प्रकार से, मतलब प्रॉब्लम्स देगा ऐसे लिख के। ये हमारे पास एक वेरिएशनल्स प्रॉब्लम है इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ठीक है, हमें इसके सॉल्यूशंस करना है, और वो भी हम पिछले वाले की तरह जो ऑस्ट्रो ग्रेड्स का इस क्वेश्चंस लिखी थी उसकी तरह बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे। उससे पहले एक बार ये समझ लो, हालांकि मैंने बताऊं तो भी चल जाएगा, पर समझो। एक होता है वाई डैश, एक बार अवकलन, y डबल डैश 2 टाइम्स, y ट्रिपल डैश 3 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर मैं बोलूँ 4 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर मैं बोलूँ 5 टाइम डिफरेंशिएशन। तो आप देखोगे ऐसे कितनी बार आप लिखोगे, 6 टाइम डिफरेंशिएशन, ऐसे करते करते लिखोगे। अब इसको लिखने का तरीका है कि y डैश लिखा है, y डबल डैश लिखा है, y ट्रिपल डैश लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो y1। देखो ऐसे 1 लगा देंगे तब तो सिंपल y1 माना जाएगा, बट अगर ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे छोटा, इसका मतलब ये 1 टाइम डेरिवेटिव है। इसके लिए हम लगा देंगे तो ये 2 टाइम डेरिवेटिव है। देखो सिंपल 3 नहीं लिखेंगे, सिंपल y1 y माना जाएगा, y2 ये y स्क्वायर माना जाएगा, ये y की क्यूब माना जाएगा। बट आप ऐसे लगा देते हो y की क्यूब, इसका मतलब क्या है, y ट्रिपल डैश 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका क्या होता है हमारे पास है, हमने लगा दिया y की पावर 4 टाइम डिफरेंशिएशन। इसका क्या लगा दिया हमने, y की पावर 5। सिंपल नहीं छोड़ सकते, सिंपल छोड़ेंगे तो नॉर्मली y4 या y5 माना जाएगा। तो आपको इसके छोटा ब्रैकेट लगाना है, एक पहचान है, मतलब इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है कि ऐसे लगाओगे तो मैं अपने आप ऐसे बोला जाऊंगा कि y का 5 टाइम डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही इसका क्या है, y की 6 टाइम डिफरेंशिएशन है। चलते चलते ऐसे ही हमने n, मतलब आप ये सिंपल n नहीं छोड़ सकते, सिंपल n छोड़ोगे तो y की पावर n माना जाएगा, और n के आपने ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब इसका n टाइम डिफरेंशिएशन है। ठीक है, पर हम ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे। नॉर्मली हम 3 या 4 तक नहीं लिखते हैं, और लिखो तो 4 को ऐसे लिख लेना कि y की पावर 4, और रोमन संख्या में लिख लेना ऐसे दिखेगा आपको बहुत बार। तो आई वी सिंपल नहीं छोड़ेंगे, आई वी की लगा दिया, इसका मतलब इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन है। इसके क्या लगा दिया, वाई वी, इसका मतलब इसका 5 टाइम क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड जमाना लगता है, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, और ये अपने आप में एक अपने आप को वीआईपी फील कराते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल सकते हो आप, कि दिखने में इंप्रेशंस डालते हैं कि अरे वाह ये क्या आ गया, है ना। आई वाई की आई वी, इसका मतलब आप समझ जाना आगे से, इन फ्यूचर ध्यान रखना, ये आगे चल के हम ऐसे फाइनल में फिर से क्लियर हो जाएंगी, वो तो एक अलग बात है, बट आप अभी से ध्यान रखोगे इसका मतलब आई वी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y2, छोटा ब्रैकेट लगाना होगा, छोटा ब्रैकेट ही बताता है ये डिफरेंशिएशन का है। पर आपको पता है इन 3 की नॉर्मली हम लिखते ही हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो, पर n के लिए आप n के एक ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा। नहीं बताता तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं कि हाँ ये yn है, और ऐसे हो जाता है कि हाँ y1 से लेके yn, बस चलते रहते, फिर कभी फंसते तब दिक्कत हो जाती है, फिर या तो रटते, और रटा हुआ ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है। इसलिए ध्यान रखो, किसी ने ब्रैकेट्स नहीं लगाया तो पहले ब्रैकेट्स लगाइए, और इनके मतलब ये होते हैं 3 टाइम डिफरेंशिएशन, 4 टाइम। अब ऐसे 4 लिखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये सही लगता है दिखने में, हालांकि आप लिख सकते हो, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, पर एक प्रकार से स्थायी किए गए हैं कि इन फ्यूचर आपको ऐसे दिखाई देता है, इसका मतलब छोटा कोष्टक लगा के कि n टाइम डेरिवेटिव माना जाएगा।
ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने एन के ब्रैकेट से क्यों लगाया है। ओके, बता दिया तो समझ लिया, नहीं बताते तो कुछ तो सिंपल एन लिखते, कुछ मेरी नकल करते ऐसे कैसे वो ब्रैकेट्स भी लगा लेते और कभी भूल जाते तो उनको एहसास भी नहीं होता कि हमने क्या गलती की है। बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसी छोटी छोटी बातें बतानी ज़रूरी हो जाती हैं, है ना। अब इसका सॉल्यूशन से आप डायरेक्ट लिखोगे और सॉल्यूशंस को आप क्या लिखोगे, डेल एफ बाई डेल वाई। इसका सॉल्यूशंस आप क्या लिखोगे भाई, डेल एफ बाई डेल वाई। ध्यान देना, डेल ही डेल चलेगा इधर, ठीक है। प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n -1 की पावर आई, -1 की पावर आई, फिर डी आई कंप्लीटली डी आई अपॉन डी एक्स की आई, डी आई अपॉन डी एक्स की पावर आई, और अंदर क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आई, डेल एफ अपॉन डेल वाई आई। अब आप बताइए आई को ऐसे छोड़ूं या मैं ऐसे लगाऊं। सिंपल छोड़ देता तब तो ये क्या है, डेल वाई आई माना जाता, बट अब क्या है, इसका ब्रैकेट्स लगा दिया, इसका मतलब ये डेरिवेटिव्स को डिनोट करेगा। यस, ये डेरिवेटिव्स को डिनोट करेगा, ठीक है। और इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है। कभी कभार देखो ये ऐसे भी लिख के आ जाता है, इक्वल में 0 है, यानी ये वाली बात कभी ऐसे ना लिख के आगे भी लिख सकते हो, पिछले वाले एग्जाम्पल से अगर आप कंपैरिजन करो, या फिर आप पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहले वाली याद है ना, हमने ऐसे लिखा था, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, फिर डेल अपॉन डेल एक्स आई, फिर हमने क्या लिखा था अंदर, डेल एफ अपॉन डेल पी आई, है ना, डेल एफ अपॉन डेल पी आई, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल जेड लिखा था, बराबर 0 किया था। तो उससे कंपैरिजन करो, ये तो हमारे पास ऑस्ट्रोग्रेड्स की इक्वेशंस थी, जहां पी आई हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स आई को डिनोट कर रहा था, है ना। इसके जस्ट कंपैरिजन में करना चाहो तो आप ये डेल एफ बाई डेल वाई आगे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो तो चलो आगे लिख लो, पर इसमें संभावना ये रहती है कि क्या पता आप समेशन करते करते इसके भी लगा दो, इसलिए मैं पहले ही लिख लेता हूँ। इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस का साइन था, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को कैसे भी घुमा के आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको बहुत ही आपको ध्यान में रखना है। इसके इक्वल में हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, और ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ये आयलर पॉइजन इक्वेशंस कहलाएगी, ठीक है। अब द अबव इक्वेशंस इज, पूरा नाम लिखोगे भाई, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि आपको पता है ये हायर ऑर्डर तक जाएगी, तो हम बोलेंगे द अबव इक्वेशंस इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2n, ऑफ ऑर्डर 2n। ये हमारे पास ऑर्डर 2n की क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो जानी जाती है आयलर पॉइजन के नाम से, इज नॉन एज आयलर पॉइजन, जो जानी जाती है आयलर पॉइजन इक्वेशंस के नाम से, जो जानी जाती है आयलर पॉइजन इक्वेशंस के नाम से, ठीक है। तो पहले वाले की तरह जो आपने ऑस्ट्रोग्रेड्स का इक्वेशंस पढ़ा था, ठीक उसी तरह ये भी आपको इन शॉर्टली याद रखना है। इसका प्रूफ फिर वही पुराना मेथड है जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, आयलर लैंग्रेज का, जो एनालिसिस मेथड से सॉल्व करने का आपने देखा होगा कि थोड़ा अजीब से प्रकार का है, तो आपको एग्जाम में बोला गया सीधा डायरेक्ट अपने को काम में लेना है, इसका प्रूफ अपने को नहीं करना है, ठीक है। ये किसने बताया है भाई, ये पॉइजन्स ने बताया है। मतलब पहले आयलर और लैंग्रेज साथ चल रहे थे, फिर आयलर लैंग्रेज की इक्वेशंस की पूरी मदद करके ऑस्ट्रोग्रेड्स का ही कहा गया था पिछले वाले टॉपिक के अंदर। फिर और कुछ नई इक्वेशंस ऐसी आ गई जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो लैंग्रेज की हटा के आयलर के साथ पॉइजन आ गया और उन्होंने अपनी एक इक्वेशंस दे दी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी है आयलर पॉइजन से इक्वेशन से, आप इसका सॉल्यूशंस ऐसे याद रखोगे,
ठीक है भाई। तो यही हमारे पास आज के इस टॉपिक में समझने के लिए था कि जैसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, पहचान हो जाएगी, यहाँ तक रहेगा तब तक तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ तक रहेगा तब तक तो आप समझ जाओगे। हमें कहाँ तक करना है इसे, पहले वाले एक्सरसाइज का बन जाएगा जो आपने लेक्चर से 2, 3, 4, 5 में सीखा। जैसे ही ऑर्डर सेकंड पे चला जाता तो आप समझ लेना आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर एंट्री कर चुके हो। ठीक है भाई, आप हायर ऑर्डर के अंदर एंट्री कर चुके हो। तो ये इक्वेशंस है आयलर पॉइजन की, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। ठीक है भाई, ये आयलर पॉइजन का जो इक्वेशंस है ये आप ध्यान में रखना होगा। चाहे ये डेल एफ बाई डेल वाई पहले लगा लेना, चाहे डेल एफ बाई डेल वाई आप बाद में लगा लेना। ध्यान देना समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n चलेगा, -1 की पावर आई, यहाँ पूरा डेरिवेटिव होगा डी की आई अपॉन डी एक्स की आई, और यहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई। और ध्यान देना इस आई के ब्रैकेट लगाना भाई, इस आई के कोष्टक लगाना, ताकि ये डिनोट करेगी आई के बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब वाई डैश को बताएगी, 2 आ गया तो 2 टाइम डेरिवेटिव, 3 आ गया तो 3 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ 4 लिखा गया तो 4 टाइम डेरिवेटिव, n आ गया तो n टाइम डेरिवेटिव को ये डिनोट करेगी। ठीक है, यही था वैसे इसके अंदर पहचान मैंने क्वेश्चंस की बताई दी है कि हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हमारे पास किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, है ना भाई। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसके क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो, फिर भी हम एक एग्जांपल बता के इस टॉपिक को कंठस्थ आपको याद करवा देंगे कि देखो भाई आपके पास किसी भी प्रकार की दिक्कत वगैरह इसके अंदर नहीं थी, है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत से प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट नहीं हुई। तो देखो अब हमारे पास है नेक्स्ट एक एग्जांपल। देखो पहले देखो क्वेश्चंस नंबर कौन सा लिखवाना पड़ेगा अपने को। लास्ट लेक्चर्स तक हम क्वेश्चंस नंबर 18 तक करवा चुके हैं विद PDF, है ना। क्वेश्चंस नंबर 18 करवा चुके हैं। तो अब आप लिखिए क्वेश्चंस नंबर 19, क्वेश्चंस नंबर 19। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल लिखिए, और चलो एग्जाम्पल छोड़ो, एक क्वेश्चंस लिख लीजिए। एक ही बात करना आपको, एग्जाम्पल भी करना और क्वेश्चंस भी करना है। जो नहीं समझ में आएगा वो PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चंस भी चलो थोड़ा सा अलग स्टाइल्स का क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4 है भाई अपने पास बुक के अंदर, ये क्वेश्चंस नंबर 4 है पेज 483 के ऊपर, यानी ये एक्सरसाइज 1.4.2 का क्वेश्चंस नंबर 4 है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द एक्सट्रीमल। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप फाइंड करो या डिटरमाइन द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई ऑफ x इज इक्वल टू -l से प्लस l, 1 मत कर देना भाई, -l से प्लस l 1/2 म्यू y डबल डैश का होल स्क्वायर, y डबल डैश का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं सही लिख लेता हूँ वरना y डबल डैश के होल स्क्वायर में फंस जाओगे। 1/2 म्यू, 1/2 ऐसे कोष्टक ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 1/2 म्यू y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस रो इंटू वाई, प्लस रो इंटू वाई, और इंटू में dx, और इंटू में dx, दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन से बाउंड्री कंडीशन हमें दे दी y माइनस एल इज इक्वल टू 0, y डैश, अच्छा डैश वाला भी ध्यान रखना है, y डैश माइनस एल इज इक्वल टू 0, y ऑफ l इज इक्वल टू 0, और y डैश l इज इक्वल टू 0, और y डैश l इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चंस नंबर 4 दिया हुआ है, जो हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे तो हम कामयाब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज में बिल्कुल आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए आपने मान लो इतना तो पता चल गया, ठीक है, COV का पार्ट है, कैलकुलेशंस ऑफ वेरिएशंस एग्जाम में बैठे कर रहे हैं, यूनिट वाले हिस्से में भी आ गए हैं। पहचान क्या है, एक तो एक्सट्रीमल दे रखा है और एक हमें YX देता तो फंक्शन कहलाता, I ऑफ लगा दिया तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल्स कहलाता है। चलो आपने एक्सट्रीमल नाम देखा, फंक्शनल नाम देखा और समझ गए कि अपन COV वाला क्वेश्चंस को करना चाह रहे हैं। फिर जैसे ही COV वाले क्वेश्चंस में आते हैं, लेफ्ट साइड देखिए ये क्या है, IY ऑफ x, IY ऑफ x। अब आप ये जानते हैं कि IY ऑफ x ऐसे होती है x1 से x2 f x y y डैश। अगर y डैश तक सीमित है तो हमारे पास पहले वाली एक्सरसाइज जो हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, आयलर लांगराज के नॉर्मल इक्वेशन काम में आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में एक साइड में दे रखा था, कोई बात नहीं, हमने देखा आगे ये y डबल डैश आ गया है भाई, आगे ये डबल डैश आ गया। तो जैसे ही डबल डैश आ गया इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया है। ये हमारे पास क्या बन गया, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे दिया जाता है, x1 से x2 f ऑफ xy y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश 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 y की n, और n क्या ब्रैकेट्स लगाओगे, ये भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों लगाओगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। तो अगर आपके एग्जाम में याद आ जाता है तब तो आप लिख देना कि हाँ भाई ये हाइयर ऑर्डर का डेरिवेटिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस करते वक्त बता देना। अदरवाइज आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट, ठीक है। आप केवल इतना सा लिख दीजिए अगर आपके याद नहीं आता एग्जाम में कि इट इज गिवन दैट, पर ऐसी कोई बात नहीं, आप बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तो आपके याद भी आ जाएगा। इट इज गिवन दैट वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लिखना मत भाई, इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये तो बता रहा है कि बहुत सारे हाइयर ऑर्डर के हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपने हाईएस्ट लास्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो सेवरल की जगह आप कर देना सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सेकंड हाइयर ऑर्डर तक आ रहा है ये, तो इसका जो हाइयर ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर तक है, हाइयर भी हटा देना भाई। इन्वॉल्विंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज गिवन बाई, ठीक है। ये लाइन याद आ जाती है और याद आ जाएगी अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो, अदरवाइज इतना सा लिख के काम चला लेना, इट इज गिवन दैट। तो IY ऑफ x देखो ये रहा, IY ऑफ x कहाँ तक लिखोगे भाई, सेकंड तक रोक दो, आगे नहीं चलना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से x1 से x2 और फंक्शन से f x भी आएगा, y भी आएगा, y डैश भी आएगा। कहाँ तक रोकना है, सेकंड y डबल डैश। ध्यान देना अगर थर्ड डैश तक है तो आप थर्ड डैश तक रोक देना इसे, और आगे ले जाके तो आपको ज़्यादातर 2 मिलेगा या 3 तक मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इनटू में हमने लगा दे दिया। सो हियर अब आप अपने क्वेश्चन से इसकी वो कंपेयर करोगे, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन से इसकी क्या करोगे, कंपेयर करोगे। देखो लेफ्ट साइड में I ऑफ YX ऐसा कैसा है, इक्वल में ऐसा कैसा है, एक तो लिमिट दे रखी है, चलो लिमिट को तो हम बाद में बाउंड्री कंडीशन की मदद से देख लेंगे। इनटू में क्या है, यहाँ देखो कंपेयर करो, IY ऑफ x है, इक्वल है x1 और x2 की जगह हमारे पास लिमिट -L से L आएंगी, कोई बात नहीं है। इनटू में dx है, यानी इसके बराबर आपके पास क्या आया है, f के बराबर। तो आप लिखोगे हियर गिवन f x y डैश y डबल डैश, ठीक है, y डबल डैश इसके बराबर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आया है भाई, तो वो आया है हमारे पास कुछ ही ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन से कंपेयर कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 1/2 म्यू y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस रो इंटू वाई,
ठीक है, प्लस रो इंटू वाई, इसे आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसे आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ये इक्वेशन नंबर 1 माना, इसका मतलब अब ये हमारे पास क्या हो गया है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आ गया है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या दिया जाएगा, तो आप कौन सी इक्वेशंस को काम में लोगे, मैंने बताया था कि जैसे ही आप इतना पहचान जा रहे हो कि हायर ऑर्डर का आ रहा है, और हायर ऑर्डर में भी आपको रोक के देगा, सेकंड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर तक, फोर्थ ऑर्डर तक, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो आपको कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है, आयलर और पॉइजन साथ आ जाएंगे। आयलर पॉइजन इक्वेशन से वी सी दैट, आप इसकी इक्वेशंस काम में लीजिए, और उस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि, तो आप उस इक्वेशंस को लिख दीजिए। ये इक्वेशंस आपके याद होनी चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, बहुत आराम से लिखना आपको, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये क्या जाएगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर आई, फिर डी आई अपॉन डी एक्स की पावर आई, ये पूरा डी आएगा, जबकि यहाँ क्या चल रहा है, डेल चल रहा है, और इधर डेल एफ अपॉन डेल वाई आई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और आई लिखते वक्त ब्रैकेट में लगाना भाई, क्योंकि ये बताएगा कि इतनी टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन से आया था, इतनी टाइम्स इसका क्या आया था, डिफरेंशिएशन आया था। ठीक है, साथ साथ ये देख लेना कि लास्ट ऑर्डर कितना है, सेकंड तक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, सेकंड, क्योंकि आपकी लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी कि आपको इसको सेकंड ऑर्डर तक रोकना है, तो ये हमने लगा लिया इसका सेकंड। तो चलो इक्वेशंस ना मानो, या इसको और थोड़ा सा, एक बार i की जगह 1 रखो, एक बार आप i की जगह 2 रखो। ठीक है भाई, एक बार आप i की जगह 1 रखो और एक बार आप y की जगह 2 रखो। मैं ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन की, मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, y माइनस एल है वो 0 दे रखी है, y डैश की माइनस एल है वो भी 0 दे रखी है, y एल है वो भी 0 दे रखी है, और y डैश खास रीज़न है भाई इसके पीछे देने का, क्योंकि आगे चल के ये हमारी मदद करेंगे, शायद इसीलिए दिया हुआ होगा, है ना। तो चलो ये क्वेश्चंस में लिखी गई बाउंड्री कंडीशन है, एक बार मैं यहाँ से इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो बताओ भाई, क्वेश्चंस पहचान गए, क्वेश्चंस पहचानने के बाद हम अपना ऐप निकाल लाए, और मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आपने ठीक से यहाँ तक समझा है तो, और वीडियो को भगा के नहीं लाए हैं तो, है ना। स्पीड से वीडियो मत देखा करो भाई, जितना ज़्यादा जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, और बाद में पता नहीं कौन सी स्टेप्स कब काम आ जाए, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है स्पीड से चले जाएं, उसमें कुछ छोटी छोटी माइनर चीज़ें रह जाती हैं, और आपकी छोटी छोटी गलतफहमी दूर हो सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो i के बराबर एक बार तो 1 रखेंगे और एक बार हम 2 रखेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई, लिखिए इधर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और डेल एफ बाई डेल वाई प्लस, पहले तो क्या लिखेंगे, i की जगह 1 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस 1 की पावर, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि पूरा हिस्सा इसका है ना। पहले तो हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर i की जगह 1, तो ये d अपॉन डी एक्स, ये कितना आ जाएगा भाई, d अपॉन डी एक्स, और ये देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब आप बताइए y के मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 1, है ना। अब 1 लगाऊं या मैं y डैश लिखूं, तो ये मैंने आपको बता रखा ना कि एक बार डिफरेंशिएशन करो तो आप पे डैश लगा देना, तो यहाँ मैंने लगा दिया y डैश, यहाँ हमने लगा दिया y डैश। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया है y डैश। ओके भाई, तो ये तो हमने एक बार तो रख दिया है इसके अंदर 1, समेशन लगा हुआ है तो प्लस में चलेगा। अब आप लगाइए 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1, i की जगह हमने क्या रख दिया 2, ये क्या हो जाएगा d2 अपॉन dx2, ये हो जाएगा हमारे पास है d2 अपॉन dx2, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल वाई। बताइए अब की बार क्या लिखूं, y की जगह 2 का मतलब ये क्या है, ब्रैकेट्स लगाओ ना, इसका मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है, तो ये आ जाएगा 2y डबल डैश, 2y डबल डैश। तो ये हमने एक बार 1 के लिए ओपन किया, समेशन की वजह से बीच में प्लस है, दूसरी बार ओपन किया 2 के लिए, इक्वल में क्या है 0, इसके इक्वल में क्या है भाई 0। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है 0 आ गया। तो हमें ऐसे अपने को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स इसे सोल्व करना है। अब आप इक्वेशंस 1 की हेल्प ले सकते हो यूजिंग इक्वेशंस 1,
using equations 1 we get, here we get, जैसे ही हम इक्वेशंस 1 को काम में लेंगे तो हम देखते हैं कि पहले देखिए डेल एफ बाई डेल वाई, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स भी कांस्टेंट, वाई डैश भी कांस्टेंट और वाई डबल डैश भी कांस्टेंट। देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान देना पहले, तो वाई डबल डैश भी कांस्टेंट, वाई डैश भी कांस्टेंट, तो और तो है नहीं, ये कांस्टेंट है तो पूरा जीरो बन गया। कितना बचा, रो इंटू वाई, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका वाई का 1 बचेगा, तो ये बचेगा रो। ठीक है भाई, y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब तक तो आप करते करते आ गए होंगे यहाँ तक कि y का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 और इसका 1 हो जाएगा, तो ये रो आ गया। प्लस ब्रैकेट ले लो एक बार, ये कितना बचेगा, माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स, ये बचेगा माइनस की डेल एफ बाई डेल वाई डैश। मतलब अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ देखो वाई डैश ना तो यहाँ वाई डैश है, ये कांस्टेंट, ना वाई डैश यहाँ कांस्टेंट है, तो 0 आ गया। कोई बात नहीं, आ जाने दो। प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, गलती मत कर देना, नहीं आगे चल के भुगतनी पड़ेगी ये गलती। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो वाई कांस्टेंट है, ये 0 बन गया। केवल और केवल किसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो करिए इसका डिफरेंशिएशन 1/2 म्यू, ये भी कांस्टेंट है। वाई डबल डैश का और इसका कितना हो जाएगा, 2y डबल डैश, तो देखो 2 से 2 में यही काट देता हूं, तो ये कितना बचेगा, म्यू वाई, ये कितना बचेगा, म्यू वाई और डबल डैश, म्यू वाई और डबल डैश, ब्रैकेट्स में बंद इक्वल में 0, ब्रैकेट्स में बंद इक्वल में 0। ठीक है, तो ऐसे हमें बहुत छोटी छोटी स्टेपों पे ध्यान देना, और देखो स्पीड धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी भाई, स्पीड की चिंता ना करना कि आपको इतना टाइम लग रहा है। एक एक क्वेश्चन आप लगभग आप 1 घंटा 10 मिनट तक यानी 70 मिनट के आसपास देख रहे हो, तो एग्जाम में ऐसे कैसे काम चलेगा, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप स्पीड अपने आप मेंटेन कर लोगे। ठीक है, और एग्जाम हॉल में प्रेशर्स भी रहेगा तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये रो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसमें म्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लूं क्या, ये कितना बचा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ये बचा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डबल डैश का मतलब कितना होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d की पावर 4 y बाई डी एक्स की पावर 4। कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है ना कि कभी वो ऐसे लिख देगा कि ये d की पावर 4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ध्यान देना कभी भी ऐसे नहीं आएगा, है ना। तो 2 नीचे से हो गया, 2 नीचे से हो गया, इक्वल में क्या आ गया, 0, इक्वल में क्या आ गया हमारे पास है 0। तो दिए गए सॉल्यूशंस हमारे पास है, इक्वेशंस ये आ गई, या इसको उस साइड में ले जाओ कि d की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 है, ये जाएगा माइनस का रो अपॉन म्यू, ये बचेगा हमारे पास माइनस का रो अपॉन म्यू। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर, या ये भी क्या है, देखो रो भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, और ऐसे लिख लो कि d की पावर 4y बाई डी एक्स की पावर 4, d की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कैपिटल A, ऐसे मान लो इक्वेशन 2, और बता दो A क्या माना है भाई आपने, माइनस का रो अपॉन म्यू माना है। ए को हमने क्या बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। कोई भी एक नया सिंबल दे देना, ऐसा सिंबल देना लास्ट तक फंसना मत उसके अंदर। तो ए बी सी की वजह तो हो सकता है सी आगे मानने पड़ जाए, तो कुछ अलग मान लो, तो मैंने कैपिटल ए मान लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये आप साथ लेके चलते हो, तो बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बच जाए, वो ही हमारे पास एक पर्पज है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ एक जो सॉल्यूशंस करना था वो इक्वेशंस आ गई है, और वो इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गई है भाई, डी की, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, ये इक्वेशंस 2 है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ए की वैल्यू लास्ट में लिखना ना भूलें, क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम बचे, इसलिए हम इसको ऐसा करना चाह रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी साथ ले जा सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ इंटीग्रेशंस करना है। जो लास्ट ईयर जो हमने क्वेश्चंस किया था उसकी हमें लिमिट नहीं दी थी, पता ना, लास्ट में जो क्वेश्चंस दिया था उसके ऐसे डी लगा के दे दिया था, तो हमने भी उसकी लैंग्वेज में बोल दिया किस प्रकार की क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के लिए
हमें जो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी ऑन द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द डोमेन डी, वहाँ वो लाइन लिख के पीछा छुड़ा लिया था। बट यहाँ लिमिट भी दिया हुआ है और बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई है, ठीक है। तो आप लिखोगे हियर बाउंड्री कंडीशंस इज, लिखोगे भाई यहाँ हियर बाउंड्री कंडीशन इज, हियर बाउंड्री कंडीशन इज, आप एक बार लिख लेना बस। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y माइनस एल जीरो है, y डैश माइनस एल जीरो है, y एल भी जीरो है और y डैश एल भी जीरो है। और आप इसको इक्वेशंस नंबर 4 नाम दे लेना, हालांकि अपना लिखा हुआ साइड में, बट आप ऐसे लिख के इक्वेशंस नंबर 4 नाम दे दोगे तो ये हो गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें लिखना जरूरी है ताकि हमें एग्जामिनर को पता चले कि उन्होंने बाउंड्री कंडीशन को काम में लिया। मतलब अपन ऐसे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस नंबर 4। तो चलो अब इसका फटाफट आप इंटीग्रेशंस कर दो और अपना रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई भी वो ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात है, ये एक तो y की कंडीशंस लेके आनी है, एक y डैश भी लेके आना। देखो बाउंड्री कंडीशन सोल्व करते वक्त एक तो y के ऊपर ध्यान देना है, एक y डैश के ऊपर। कैसे ध्यान देंगे वो हम यहाँ देख लेंगे। तो वो लाइन लिख दिया आपने इक्वेशंस नंबर 4। अब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस टू वी गेट। अब हमें इसका इंटीग्रेशंस करना है। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स की क्यूब। आप सीधा भी लिख सकते हो सीनियर स्टूडेंट की तरह, पर मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार ऐसे। भाई 4 थी, 3 लिख दी। अब इस डी एक्स को इधर ले जाइए, डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स की क्यूब, और ये डी एक्स आ गया इधर, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। ए आपको पता है कांस्टेंट है, ए अपना खुद का माना हुआ है, कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब तो ये डी हट जाएगा, तो ये तो बचेगा डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स की क्यूब, और ये ए इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो वो C1 आ गया, मान लो वो C1 आ गया। फिर इसको लिख दो अगेन। अब आप इसको फिर ऐसे लिख लो, डी बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ए एक्स प्लस C1। अब इस डी एक्स को फिर इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस C1। ध्यान देना, इस डी एक्स को इधर भेजेंगे तो पूरे के साथ आएगा ये, ठीक है। फिर इंटीग्रेशंस कर दो। इंटीग्रेशंस करेंगे तो इसका ये छोटे वाला डी हट जाएगा, ये तो बचेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये ए छोड़ दो। एक्स का कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2। ए का कितना, सॉरी एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। C1 इंटू डी एक्स यानी C1 इंटू एक्स, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा C2, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा C2। और यहाँ आते आते आपके समझ में आ जाएगी कि बाउंड्री कंडीशन कितनी दी हुई हैं, 1 2 3 और 4, तो मतलब 4 कांस्टेंट आएंगे। तो ऐसे मत बोल देना कि एक ए तो आ ही गया है, ये तो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था, अपनी मर्जी से माना है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक C1 आया है, एक C2 आया, तो C3 भी आएगा और C4 भी आएगा। फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, अगेन लगा के लिख देना, अगेन डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऐसा कैसा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2। अब इस वाले डी एक्स को फिर इधर भेज दो, तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2। और ध्यान दो ना, इस dx को हमने भेज दिया इधर, इसका इंटीग्रेशंस कर दो, इसका इंटीग्रेशंस कर दो, यस इसका इंटीग्रेशंस कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ये बचेगी हमारे पास dy बाई डी एक्स, ये d हट जाएगा। ये कितना बचेगा भाई, a एक्स स्क्वायर का कितना होता है, x की पावर 3 बाई 3, 2 नीचे तो 3 दूनी 6, अरे x की पावर 3 बटा 3, 1 2 नीचे 3 दूनी 6। ये C1 इसका भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 का कितना हो जाएगा, C2 इंटू डी एक्स। ऐसे मत सोचना कि C2 का, देखो अवकलन नहीं कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो C2 इंटू एक्स प्लस एक नया कॉन्स्टेंट फिर से आ जाएगा C3, फिर से एक नया कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास है C3। ये हमारे पास काम का रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, y डैश, और देखो कंडीशन दे रखी है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें कंडीशंस में अप्लाई करते वक्त इसे भी काम में लेना है,
वाई डैश को और एक यहाँ वाई डैश को। तो आप लिख लेना सो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं सो मतलब हमारे पास यहाँ से जो हम निकाल के लाए वो वाई डैश आ गई। देखो डी वाई बाई डी एक्स बोलिए या आप वाई डैश एक्स बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया है हमारे पास a बाई 6 एक्स की क्यूब। ये इसको सुनहरे अक्षरों में लिखें तो ऐसे लिखना चाहिए। हिसाब ये बनता है कि पहले आप 1/6 लिखिए, फिर आप a लिखिए, फिर आप x की क्यूब लिखिए। यहाँ 1/2 लिखिए, फिर आप c1 लिखिए, फिर आप x स्क्वायर लिखिए, फिर आप c2x लिखिएगा और फिर आपको c3 लिखना है। और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 के बाद आप इसे इक्वेशंस नंबर 5 नाम दे दो। आप इसे इक्वेशंस नंबर 5 नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, आप इसका एक बार c3 तक ही पहुंचे ना, एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको देखो फिर से लिख सकते हैं ना dy, अरे भाई ये क्या है dy बाई डी एक्स ही तो है। और ये ऐसा कैसा है, dx को मैं भेज रहा हूँ इधर, तो ये कितना बचेगा dy और ये बचेगा 1/6 ax की क्यूब प्लस 1/2 c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 और ये dx आ गया इधर। ये dy बाई डी एक्स ही तो था। इसका भी इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा भाई 1/6 a x की 3 का कितना हो जाएगा x की 4/4, ये 1/2 c1 x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x की 3/3 प्लस c2x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, c3 का कितना हो जाएगा c3x प्लस एक और नया नियतांक समाकलन का साइन हटाएंगे तो c4। इसे आप मान लेना इक्वेशंस नंबर 6। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आप भी अपने नीचे से सही से लिखेंगे, ठीक है। जस्ट इसके नीचे अच्छे से लिखिए। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6, ठीक है भाई। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6 और टारगेट है कैसे भी करके c1 c2 c3 c4 की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए y लिखिए या आप y ऑफ x लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न जाने मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये बात। तो 6 चौक 24 और ये a x की पावर 4 और ये 3 दूनी 6, तो x की क्यूब बाई क्यूब था भाई, ये 1/6 c1 x की क्यूब प्लस 1/2 c2x स्क्वायर प्लस c3x प्लस c4 और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6, ठीक है भाई। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। तो ऐसे करके हमारे पास इक्वेशंस ले आए। इस इक्वेशंस को हमने होल्ड करके रखा। क्यों रखा हमने इस इक्वेशंस को होल्ड करके, क्यों रखा हमने, सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ कंडीशंस दे रखी है वाई डैश के भी। तो इसका ये अभी मिटाया ना, ये इक्वेशंस नंबर 2 डी की पावर 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब 4 कांस्टेंट आने चाहिए। तो c1 c2 c3 c4 आएंगे। क्वेश्चंस में a पहले से था तो a पहले से इसके अंदर आ गया है। अब आप एक एक कंडीशंस करके अप्लाई कर दो। कैसे भी करके आप c1 c2 c3 c4 के माने या वैल्यूज निकालिएगा। तो सबसे पहले नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 4 एंड, देखो छोटी छोटी इक्वेशंस निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5। पहले तो आप 4 को और 5 को देखिए। 5 से हम क्या लेके आएंगे, सबसे पहले आप ये कंडीशन उठा लो y डैश माइनस एल इज इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस बोल सकते हो या कंडीशंस लिख देना सीधी। कंडीशंस ले लिया आपने y डैश माइनस एल इज इक्वल टू 0। मतलब आपने क्या किया भाई, x की जगह तो आपने क्या रख दिया माइनस एल और y की जगह क्या आ गया y डैश, इसकी जगह क्या आ गया 0। तो x की जगह आपको क्या रखना है माइनस एल और y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो रखिए पहले x की जगह 0 रखिए, सॉरी x की जगह माइनस एल रखिए इन इक्वेशंस 5 के अंदर। तो ये y डैश x की जगह माइनस एल रखिए। आपको केवल और केवल x की जगह माइनस एल रखना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ये माइनस का एल रखना है क्योंकि इसी चीज़ के नंबर देगा, अगले ने सोच समझ के ही दिया होगा, ठीक है। x की जगह हमने माइनस एल माइनस एल माइनस एल रख दिया। अब बताइए ये कितना बचा y डैश माइनस एल, ये कितना बच गया 0। ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/6 al की क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 c1 l स्क्वायर, ये माइनस का c2l प्लस का c3
प्लस का क्या आ गया C3। मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इधर कि ताकि हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई। इसे अब आप छोटी वाली इक्वेशंस 1 मानो, छोटे छोटे इक्वेशंस 1 2 3 4 दे देंगे, क्योंकि हमें C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये आ गया -1/6 AL की क्यूब, -1/6 AL की क्यूब प्लस हाफ है C1L स्क्वायर माइनस का C2L प्लस का C3 बराबर 0, प्लस का C3 बराबर 0। ठीक है भाई, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1, छोटे वाली इक्वेशंस 1 आ गई। इसी प्रकार आप वापिस से कंडीशंस रखोगे। एक तो हमने इसको काम में ले लिया है, मैं हटा रहा हूं भाई, y डैश माइनस एल बराबर 0 को काम में ले लिया है। दूसरी वाली डैश क्या है, ये रही, तो आप यहां से लिखोगे अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5। ठीक है, मैं यहीं से काम चला लेता हूं। आप क्या लिखोगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5। अब की बार क्या लोगे, y डैश एल इज इक्वल टू 0। अब की बार क्या लोगे भाई, y डैश एल इज इक्वल टू 0। तो बताइए x की जगह क्या रखोगे, l किसके अंदर, इस इक्वेशंस नंबर 5 के अंदर। तो रख दीजिए y डैश की जगह l, ये आ जाएगा l की क्यूब 1/2 C1, ये आ जाएगा l स्क्वायर, ये C2 प्लस का l और ये C3 ऐसा का ऐसा। अब y डैश l की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा प्लस में, ये भी आ जाएगा प्लस में। इसको आप नाम दे लो इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है भाई, तो दूसरी इक्वेशंस हमारे पास से सब प्लस में आ गए हैं। तो ये आ गई है 1/6 AL की क्यूब प्लस 1/2 C1L स्क्वायर प्लस का C2L प्लस का C3 बराबर 0। उलझना मत इसके अंदर कि मैं 6 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इधर उधर ले, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल स्टेप से चलोगे तो आपको कैलकुलेशंस कैसे करते हैं फास्ट, वो भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि एग्जाम में इसको लिखना है ही आपको, तो रफ की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गई हमारे पास है सेकंड। इसी प्रकार आप फिर से लिखोगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन से, देखो इसको काम में ले लिया ना, ये लो। अब बच गई कौन, यहाँ भी YL और यहाँ भी YL, तो ये बच गई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। तो आप फिर से लिखोगे अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 6, 4 एंड 6। पहले तो आप ले लो y माइनस एल बराबर 0। तो अब की बार हमने कंडीशंस क्या ले ली, y माइनस का l बराबर 0। इसका मतलब x बराबर कितना बचा, -l। रखिए इक्वेशंस नंबर 6 में, ये कितना बचा, YL 1/24। ये हमारे पास कितनी बचेगी, इसके अंदर रखेंगे तो ये 1/24 A। x की जगह रखना है भाई, माइनस का l रखना है, x की जगह रखना है -l, तो ये -l की पावर 4 प्लस 1/6। देखो यहाँ हमें रखना है इस इक्वेशंस नंबर 6 के अंदर, तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ ताकि हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो रखिए इस इक्वेशन 6 के अंदर x की जगह रखना है -l, तो ये आ जाएगी हमारे पास y ऑफ -l, ये आ जाएगा 1/24 A माइनस l की पावर 4 प्लस 1/6 C1, x की जगह रख दिया -l की क्यूब प्लस 1/2 C2, यहाँ रख दिया -l का होल स्क्वायर प्लस C3, यहाँ रख दिया माइनस का l प्लस का C4। ठीक है, क्या है भाई वैल्यू, y ऑफ -l बराबर क्या है, ये 0। ये कितनी बचेगी, 1/24 A, बताओ प्लस में आ जाएगा ना, ऊपर माइनस का सम संख्या तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये 1/6 C1L की क्यूब, ये फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 C2L स्क्वायर, ये फिर से माइनस का आ जाएगा C3L प्लस का C4। तो हमारे पास जो इक्वेशन चाहिए थी वो ये आ गई है। एक बार मैं इसको भी इधर लिख लेता हूँ, 1/24 AL की पावर 4 माइनस का 1/6 C1L की क्यूब प्लस 1/2 C2L स्क्वायर से माइनस का C3L प्लस का C4। आप इसे नाम दे देना छोटे इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस घटते हुए क्रम के अंदर। तो ये भी हमने कंडीशंस काम में ले ली है कि y ऑफ -l इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार लास्ट कंडीशन क्या काम में लेनी है, y ऑफ l इज इक्वल टू 0। तो लिखोगे अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 6। अब की बार प्लस l ले लो, तो x की जगह क्या रखेंगे, प्लस l, यहाँ रखिए ये प्लस l, यहाँ रखिए ये प्लस l, ये भी प्लस l और ये प्लस l।
ठीक है। तो मतलब ये सारे वाई ऑफ एल क्या है, फिर से 0 है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। इसको आप नाम दे देना इक्वेशंस नंबर 4, इसको आप नाम दे देना इक्वेशंस नंबर 4, ठीक है भाई। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशंस नंबर 4। तो ऐसे हम छोटी छोटी डिटेल्स अगर ले आए तो हम किसी भी स्थिति में अपन यहाँ फंसने वालों में से नहीं हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर, छोटे वाली इक्वेशंस नंबर 3 थी। अब देखो आपको काम है रफली सोल्व करना, ठीक है भाई। अब